हेलो स्टूडेंट्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथ के अंतर्गत आप रोज की तरह आज भी 10 प्रश्नों का एक सेट सॉल्व करेंगे, जिनमें उन सभी प्रश्नों को चुनकर रखा गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब परीक्षा कोई सी भी हो, बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी हायर, जैसे आपका पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए या यूपी पीसीएस के लिए या फिर अन्य परीक्षाएं जो भी हैं जहां मैथ की आवश्यकता है, जहां मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है 3/8, 5/12 तथा 9/16 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको मासा मीन्स महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए, जब बटे में हो, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, यदि ये बटे में दिया गया है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए आप घबराएं ना, ये बिल्कुल आसान है। आप ध्यान देंगे कि पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, 3/8, 5/12 और तीसरा क्या है, 9/16। इसी का आपको क्या ज्ञात करना है? मासा। देखिए, तो मासा ज्ञात करने के लिए जब बटे में दिए गए हों हमें टर्म्स, तो हम क्या करेंगे? मासा बराबर जो भी हमें निकालना हो। यहां मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, कभी हमें लासा भी ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। तो जो हमें कहा जा रहा हो कि अगर मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? जो भी ऊपर के हैं, ऊपर मीन्स अंश, अंश जो है, अंश में क्या है? पहले वाले पद में 3 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 9 है। तो ऊपर वाले मीन्स अंश का क्या? अंश का जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? मासा बटा हर के जो भी हैं, इनका जो भी है हर का लासा। आप ये अपने दिमाग में रखें। इसके लिए आप क्या करेंगे? अंश का मासा, तो अंश क्या है? 3, 5 और 9। इनका आप क्या करेंगे? मासा। इनका मासा 8, 12 और 16 का लासा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लें। पहले चलिए, तो 3, 5, 9 का मासा ज्ञात करें। 3, 5, 9 का मासा आप इस प्रकार ज्ञात कर लें। 3 का अगर आप खंड करते हैं तो 3 गुणा 1 आएगा, और अगर 5 का करते हैं तो 5 गुणा 1, और अगर 9 का करते हैं तो 3 गुणा 1। तो देखिए, मासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? जो सब में मिल रहा हो, जो कॉमन हो। क्या है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ये 3 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है, लेकिन 2 में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है। तो जो सब में हमें मिले, 1 मिल रहा है, तो मासा इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप जरा देखें 8, 12 और 16 का लासा, तो 8, 12 और 16 का लासा निकाल लें। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से कर लेंगे, 2 एक कम 2, 3, 2 दूना 4। फिर 2 से कर लेंगे तो 2, 3 में भाग नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं, मीन्स लिख लेते हैं। फिर लास्ट टाइम में उसको हम उसी से फिर 3 एक कम 3 भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इन सब का गुणा कर लें तो लासा हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 आ गया। ये आ गया लासा।
तो हम देखेंगे अंश का मासा, तो 3, 5, 9 का मासा कितना आया? 1 आया। और लासा, हर का लासा कितना? 48। तो ये 1/48 जो है ये इसका हो गया मासा। 3/8, 5/12 और 9/16 का जो मासा आया वो कितना आया? 1/48। समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और ये परीक्षा में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है आपको बताना है। तो 3 संख्याएं जो हैं वो क्या है? अनुपात में दी गई हैं, एक्चुअल में नहीं दी गई हैं। 3:4:5 में जब हमें अनुपात में कुछ भी दिया गया हो और उसे एक्चुअल में मानना हो, वास्तव में मानना हो संख्या, तो हम क्या करते हैं? x से मल्टीप्लाई करके मान लेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, माना संख्याएं क्या है? माना संख्याएं 3x, 4x तथा 5x हैं। ये आपने मान लिया क्योंकि आपको अनुपात में दिया था। ये जो संख्याएं दी गई हैं अनुपात में दी गई हैं, और अनुपात में जब दिया गया हो तो इसे मानना हो हमें, तो हम वास्तव में जो संख्या इसको हम मानेंगे वो क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करके हम मान लेंगे, x से गुणा करके मान लेंगे। तो ये 3 संख्याएं हमें मिली, 3x, 4x और 5x। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? 3 संख्याएं ये हैं जो अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 2400 है। 3 संख्याएं अनुपात में 3:4:5 में है, तो हमने उन 3 संख्याओं को मान लिया कि वो संख्याएं क्या है? 3x, 4x और 5x हैं। जो अनुपात की बात यहां नहीं है, यहां ये एक्चुअल संख्याएं हैं। अब ये 3 संख्या हमने मान तो ली, अब इनका लघुत्तम हमें निकालना है। तो हमें इनका लासा निकालने, जरा लासा निकालेंगे 3x का और 4x का और 5x का। तो चलिए जरा देखिए क्या करेंगे। हम पहले इनको 2 से डिवाइड करेंगे। पहले x से क्यों ना कर दें, x से कर दें तो फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब 2 से कर देते हैं तो 3 डिवाइड नहीं होगा, इसको लिख लेंगे 2 दूना 4 और 5 में नहीं भाग जाएगा, इसको लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे दोबारा तो 3 में नहीं जाएगा भाग, 2 1 कम 2, ये कट जाएगा और 5 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, ये भी विभाजित हो गया और 5 में नहीं भाग जाएगा, इसको लिख लेंगे। अब 5 से करेंगे तो ये 1 और ये 1, 5 1 कम 5, अब सब विभाजित हो गया। तो हमारा जो हमें जो मिला वो क्या मिला? x गुणा 2, इन सब का गुणा कर लेंगे या नीचे से कर ले, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 गुणा x, मतलब 60x आ गया लासा। लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार अब काम करना है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो लासा दिया गया है, लासा बराबर 2400। समझ में आ रहा होगा। अब लासा तो हमने निकाला ना अभी, जो संख्या मानी इससे, तो लासा कितना आया? 60x, और 60x बराबर हो जाएगा 2400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2400 बटा ये जो गुणा में है, यहां गुणा है बीच में, तो 60 जो है कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा इसके। अब इससे इसको 0 से काट देंगे और 6 1 कम 6, 6 चौको क्या करेंगे? 6 चौको 24, और ये एक 0 है तो एक 0 ये बचा, 40 हो जाएगा। इस 0 से तो ये 0 कट गया, और अब 6 चौको 24 से
इससे ये 24 कट गया, एक जीरो था वो जीरो हमने लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। नीचे एक है, एक लिखेंगे नहीं नीचे वाले को, तो x की वैल्यू आ गई 40। x का मान आ गया 40। लेकिन अब हम क्या करें, संख्याएं अब निकाल लें। संख्याएं हमें क्या मिलेंगी? देखो, चाहे तो हम इससे मासा भी इसका निकाल सकते थे। इससे हम इसका मासा चाहे, चूंकि देखिए हमें इन संख्याओं का मासा, महत्तम, समापवर्तक कितना ये ज्ञात करना है। तो देखिए मासा भी जरा ज्ञात कर लें। हम आपको बताते हैं, अगर हम ये जो तीन संख्याएं हमने मानी है इनका मासा अगर निकाल लें तो देखिए इनका मासा इस प्रकार से निकालेंगे। 3x है, इसका 3 गुणा हो जाएगा, गुणा 1 और 4x है तो 4x का 2 गुणा x गुणा 1। और आप देखेंगे 5x है तो इसका खंड करेंगे तो 5 गुणा 1, जो हमें सब में मिल रहा हो। इसमें 3 है, 3 सब में नहीं है। अब आप देखेंगे इसके अतिरिक्त क्या मामला है, इसमें x है तो x तो सब में है, x देखिए सब में मिल गया, ये सब में कॉमन है, और 1 भी सब में कॉमन है। इसके अतिरिक्त क्या और कुछ मिल रहा है? सब में नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, x गुणा 1 मीन्स x कम x, इसका आ गया मासा। मासा कितना आ गया? x आ गया। हमें मासा ही ज्ञात करना था लेकिन मासा आया है जो हमने संख्याएं मानी है उसका। अब मासा तो x है लेकिन x की वैल्यू हमें पता हो गई। अब क्या हो गई? 40। तो फिर मासा भी कितना हो गया? मासा की जगह x की जगह पर हम 40 रख देंगे तो हमें प्राप्त हो गया क्या? हमें प्राप्त हो गया मासा। और मासा का मतलब ये हुआ कि हमें उत्तर पता चल गया जो हमें ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना था? यही ज्ञात करना था कि मासा कितना है या मासा कितना होगा। तो आपने देख लिया कि मासा कितना हुआ, कितना हुआ? 40 आ गया। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहे इस प्रकार से कर लें या आप संख्याओं को निकाल लें। चूंकि x की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू आई है कितनी? 40। x इज इक्वल टू 40 आया। अब हम चाहे तो संख्याएं ज्ञात कर लें, और संख्याएं जब ज्ञात तो संख्याएं हो जाएंगी, 3x था ना, तो 3 गुणा x की वैल्यू 40। दूसरी संख्या क्या होगी? 4x, इसका मतलब 4 और 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। आगे बढ़ें और जब हम इसको सॉल्व करें, था ना अगला, अब हम लें 5x। 5x इक्वल टू 5 इंटू 40, इसका मतलब 200। तो इन तीनों का हम मासा निकाल लें। इस प्रकार से भी हो पाएगा कि हम मासा जो है बाद में निकाल लें संख्याएं ज्ञात करके। समझ रहे हैं? तो हम संख्याएं ज्ञात करके भी जो है मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम मासा इसका निकाल लें 120, 160 और 200 का, तो भी यही आएगा 40। देखिए कैसे आएगा, क्योंकि आप जरा ये समझिए, ये जो खंड हुए हैं 3 गुणा 40 हुआ है, 4 गुणा 40 हुआ है, 5 गुणा 40, क्या किसी में कुछ मिल रहा है? 3 किसी में मैच नहीं कर रहा है। तीनों में जो वही हमारा आंसर होगा। तीनों में क्या है? 40। तो मासा क्या हो जाएगा? वो भी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपने देखा कि आंसर आपका 40 आ गया। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 40। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि 198 हो तो वह संख्या कितनी है? किसी संख्या, क्या यह संख्या आपको पता है? किसी संख्या कह रहा है ना, किसी मीन्स पता ही नहीं है, तो आप मान लीजिए कि माना संख्या बराबर x। संख्या का या के, तो x का
संख्या का, या के मीन्स गुणा का 3/7, 3/7। फिर का मीन्स फिर गुणा 2/5, 2/5। जैसा कहे वैसे आप करते जाइए बस। यदि 198 हो, मतलब इतना करने पर यदि हमें उत्तर क्या मिले 198, तो वह संख्या कितनी है, मतलब x की वैल्यू क्या है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए जिसकी वैल्यू निकालनी है, x माना तो x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बराबर के एक तरफ अलग रखेंगे, उसके साथ जो अन्य चीजें हैं इनको हम दूसरी ओर ले जाएंगे, लेकिन पहले जो दूसरी ओर है उसको नोट कर लें। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो देखिए 198 के पास क्या क्या जाएंगे, गुणा 7 गुणा 5, और नीचे क्या क्या आएंगे, 3 और 2 आएंगे, 3 गुणा 2। तो आप इसको सॉल्व कर लें। 3 गुणा 2 का मतलब 3 दूना 6, और 6 से ऊपर भाग चला जाएगा क्या, या चाहे 3 से एक बार दें फिर 2 से दे दें तो भी हो जाएगा। 3 एकम 3, और ये होगा 3 छंग 18, एक बचेगा, फिर 3 छंग 18, फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, और ये 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसका मतलब 37 आया इसकी जगह पर, गुणा 7 गुणा 5। इस तरह से हम इसको अब गुणा कर लेंगे। तो देखेंगे 5, अब गुणा करना है इनका, तो 7 से इसमें गुणा कर ले पहले। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, और 7 तिया 21 और 2 23, गुणा 5 बचा। अब 5 से भी गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11। तो इस प्रकार से ये आपको मिला क्या, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1155। यही जो है आपका क्या है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करना था। x हमने माना था ना संख्या, तो संख्या हमें बतानी थी, वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या 1155 है, या 1155 है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में, चलिए देख लें, लेकिन जितना पढ़ने में ये बड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही सॉल्व करने में ये छोटा है। कैसे है, चलिए देख लेते हैं। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था, जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, और चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। इस प्रकार से यह विभाजित हो गया। तो अब आप देखेंगे कि जो हमें दिया गया क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करें। आप देखिए जरा, किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था, तो गायों के झुंड में गाय कितनी थी ये आपको नहीं पता है। आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि माना किसान के पास क्या थी, किसान के पास गायें थी बराबर x। आपने मान लिया x गायें थी, जिसे उसने अब क्या किया, बांटा अपने पुत्रों में, 4 पुत्रों में। तो अब देखिए जरा उसने क्या किया, कैसे बांटा। उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा, तो पहले पुत्र का पार्ट कितना हो गया, झुंड का आधा, मतलब पहले का हो गया झुंड का आधा मींस x का
आधा का मतलब x का गुणा आधा में से 1/2, मतलब x/2 भाग। ये हो गया किसका? उसका पहले वाले का, पहले पुत्र का। और दूसरे वाले पुत्र का क्या हो जाएगा? दूसरे वाले पुत्र का हो जाएगा चौथाई। दूसरे का हो जाएगा झुंड का 1/4। झुंड का 1/4 में 1/4, x/4 भाग। ये हो गया। इसी प्रकार से तीसरे का भी निकाल लें। तीसरे का हो जाएगा झुंड का कितना? तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, 5वां मीन्स 1/5, इसका मतलब x/5। और चौथे पुत्र को 7 गायें मिली हैं। चौथे का क्या है? चौथे को मिली हैं 7 गायें। यह आपने देख लिया। अब जरा आप ध्यान दें कि आपने माना क्या था? किसान के पास गायें कुल कितनी थी? x। और सबको जो गायें मिली हैं वो कितनी मिली हैं ये आपने निकाल लिया। तो सबको जोड़ने पर जो किसान के पास गायें थी कुल उतना हो जाना चाहिए। भाई सबको, पहले पुत्र को दे दिया कुछ गाय, दूसरे को कुछ दे दिया, तीसरे को कुछ दे दिया, चौथे को कुछ दे दिया। अगर चारों की गायें कुल जोड़ी जाएं तो उतना ही तो किसान के पास था। तो हम देखें क्या करें। अब क्वेश्चन के अनुसार ही हमें सॉल्व करना है। जो हमने माना क्या? किसान के पास गायें थी x, तो x गाय कुल बराबर ही होना चाहिए, कुल गाय के बराबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके बराबर? पहले वाले का भाग धन दूसरे वाले का भाग धन तीसरे वाले का धन चौथे वाले का भाग। 7 मिली थी। यही चारों का जो है कर कुल गायें उसकी हैं, किसानों की। तो आप क्या करेंगे? इन सबको अब आप जोड़ देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन इसका बन पाएगा। तो चलिए हम जरा जोड़ें, क्या हो जाएगा जरा देखें। इस 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 है, और सबके नीचे तो है ना, बटे में सब है। 7 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 मान लिया। अब 2, 4, 5 और 1 का क्या करें? लघुत्तम ले लें। तो 2, 4, 5 और 1 का लघुत्तम चलिए ले लेते हैं। 2, 4, 5 और 1। देखिए कैसे लेंगे। 2 एकम 2 गुना 4, 5 में भाग नहीं है, और 1 तो से ही 1 ही है, उसको रहने देंगे। फिर 2 से करेंगे तो इसमें फिर 5, फिर 5 हो पाएगा। अब देखते हैं 5 एकम 5। तो इस प्रकार क्या मिला? 2 गुना 5, इसका मतलब 5 गुना 2 गुना 20 हमें मिल गया। अब हम लघुत्तम 20 मिला तो 20 को नीचे और क्या करेंगे? 2 से, हर से भाग करेंगे 20 को। 2 से भाग करेंगे इस लघुत्तम, 2 से भाग करेंगे लघुत्तम को तो 10 बार जाएगा। 2 दहम 20, जितनी बार जाएगा उससे ऊपर गुणा करके यहां लिखेंगे। ऊपर 2 से 10 बार ये भाग जाएगा, इसमें 10 बार भाग जाएगा। क्या करेंगे? 10 करेंगे 10 से x में, तो क्या हो जाएगा? 10x। धन से भाग करिए 20 को, 4 पंजे 20, तो 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा। 5 से इसको भाग करिए, 5 चौक हो जाएगा, तो 4 से x में गुणा होगा, 4x। धन इसके नीचे 1 है, 20 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो क्या करेंगे? 20 करेंगे तो 20 सत्ते 140 हो गया आपका। अब जरा देखिए क्या करेंगे हम यहां। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि सबको हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दें। 20 से x में गुणा हो जाएगा 20x, और इसको हो गया ना 10x में 5x जोड़ें 15x हो जाएगा। 15 और 4 19x, तो ये हो जाएगा 19x धन 140 में आ गया। अब आप
आगे थोड़ा और बढ़े तो क्या करेंगे, 20 और ये 19x जब इधर लाएंगे तो -19 जाएगा। ऐसे बचेगा क्या, यहां 140 बचेगा। 20x में से 20x जब घटाएंगे तो 1x बचेगा। 1x पर 140 में x की वैल्यू कितनी आई, 140। x क्या है, माना किसान के पास गाय, किसान के पास गाय कितनी थी, x, तो ये x की वैल्यू आ गई 140। इसका मतलब किसान के पास गाय कितनी थी, 140 थी। आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और समझ में आ गया होगा मेरी समझ से, मैंने पूरी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब जरा ध्यान ये देना है क्वेश्चन में कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत, अगर ये सम लगा है तो इसका कुछ मतलब है, ये सम संख्याएं कह रहा है। सम को अगर हम हटा दें तो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, 4 क्रमागत संख्याओं का फिर हो जाएगा। और क्रमागत मीन्स क्या होता है जानते हैं, क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाली। क्रमागत मीन्स क्रम धन आगत, क्रम से आने वाली। तो क्रम से आने वाली संख्याएं, हम कहें 2 के बाद क्रमागत संख्या बताइए, तो 2 के बाद क्रम से क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्रम से 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये क्रमागत संख्याएं हो गई। समझ में आ रहा है, क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली। लेकिन यहां क्रमागत सम संख्याओं की बात है, तो सम संख्याएं मीन्स ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मानना है तो हम मानेंगे संख्याएं, माना कितनी, 4 ना, 4 क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो, मान ले पहले की x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2 और जोड़ दो 4, और चौथी क्या हो जाएगी x प्लस 2 और जोड़ दीजिए 6। मतलब x धन 2 और x धन 4 और x धन 6, ये 4 संख्याएं हमने मान ली जो क्रम से आने वाली हैं। कौन सी, क्रमागत सम संख्याएं हैं, यहां लिखना है सम। क्रमागत ये सम संख्याएं हैं, हमने मान लिया कि माना 4 क्रमागत सम संख्याएं इतनी हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 27। औसत का मतलब क्या होता है जानते हैं, औसत का मतलब योग बटा उनकी संख्या। तो 4 संख्या जो है इनका योग, इस प्रकार से दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, संख्याओं का योग, चौथी संख्या ये 6 है, संख्याओं का योग बटा कितनी संख्याएं हैं, तो 4 हैं, ये 4 सम संख्याएं हैं तो 4 हैं, तो नीचे बटा 4, और का औसत कितना है 27, तो औसत की जगह पर हम लिख देंगे 27 बराबर, सॉल्व करिए जरा, 1x और 1x 2x और 1x 3x और 1x 4x हो गया। 4x धन क्या हो जाएगा 2 और 4 6 है, 6 और 6 12 बटा 4, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दे, गुणा कर दे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2 और 4 8 और 2 10, इधर कितना होगा, जो है शेष वही लिख देंगे हम इस प्रकार से। अब क्या करेंगे 108
और ये प्लस 12 को इधर लाएंगे धन 12 को तो ऋण 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसको अलग करना है। तो अलग ये हो गया 4x। अब 108 में से क्या करें, 108 में से हम 12 घटा दें तो कितना बचेगा, 108 में से 12 घटाइए तो बचेगा 96 और बराबर 4x। अब x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो जो गुणा में है वो दूसरी ओर भाग में चला जाता है, 96/4। अब हम क्या करें, इसको भाग दें। भाग दे दें, 4 दूना 8 और कितना, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। x की वैल्यू 24 आ गई। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू तो हमने निकाली, हमने देखिए जरा, x की वैल्यू जब निकल गई तो हम संख्याएं भी निकाल सकते हैं। अब संख्याएं जरा निकाल लें। x की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, 24। x की वैल्यू 24 आई है, तो संख्याएं भी हम जरा ज्ञात कर लें। संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, पहले तो x है, इसका मतलब 24। दूसरी संख्या क्या है, x धन 2, इसका मतलब 24 धन 2 बराबर 26 हो गई दूसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है, x धन 4, इसका मतलब 24 धन 4 मतलब 28 हो गया। और अगली संख्या क्या है, x धन 6, इसका मतलब 24 धन 6 बराबर 30। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 24, 26, 28 और 30। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। 30 सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए, जब 2 अंकों से बनी संख्या की बात आए कभी भी, तो आपको ध्यान क्या करना है, 2 अंकों से संख्या बनती कैसे है, इसको जरा आप ध्यान दें। कोई भी संख्या एक ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 12, चलिए ले लिया, हमने ले लिया 12। ये 12 कैसे बनी हुई, 2 अंकों की संख्या है ना, कैसे बनी होगी, तो ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। इकाई का अंक और दहाई का अंक ये 2 हैं, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 1। ये संख्या कैसे बनती है, 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, मीन्स 10 कम 10 धन 2 मतलब 12। ये 12 बनी ना इस प्रकार से संख्या। तो देखिए 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, ये इसकी प्रक्रिया है। 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो आप जरा समझिए कि हमें जब कोई संख्या अगर माननी होगी 2 अंकों की, तो हम क्या मानेंगे, ना दहाई का अंक हमें पता है ना इकाई का अंक पता है, तो हम दहाई का अंक x मान लेंगे और इकाई का अंक y मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10x धन y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी 2 अंकों की संख्या की बात आएगी, 2 अंकों की संख्या हम मानेंगे क्या, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x धन y, इस प्रकार से हम मान लेंगे कि ये है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो ये संख्या तो हो गई, संख्या के अंकों का योग 9 है। तो क्वेश्चन के अनुसार मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अंकों का योग, अंक हैं x और y, इनका योग जो है कितना है 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1, पहली कंडीशन ये है। दूसरी बात क्या बताई गई है, इस संख्या में 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं। तो संख्या क्या है 10x धन y। अगर कह रहा है दूसरी जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय बात जो हमें सेकंड कंडीशन में क्या बताया जा रहा है कि अगर संख्या मीन्स 10x धन y संख्या से अगर 63 घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, इसके अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब दहाई की जगह पर इकाई का अंक और इकाई की जगह पर दहाई का अंक, ये हो जाता है। ये द्वितीय समीकरण हो गया। अब जरा हम अभी सॉल्व कर लें। देखिए अभी ये सॉल्व हो सकता है, तो क्या करेंगे, x 10x, ये xy वालों को इधर ले आओ, ये 10x है और ये धन का 1x है। धन के 1x को इधर लाएंगे तो 1x हो जाएगा। और यहां पहले से क्या है, धन का 1y, और यहां 10y है धन का, इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो 10 हो जाएगा। ये देखिए बराबर के उस पार जो ये थी सब इधर ले आए। इस पार क्या बचा हुआ है xy के अतिरिक्त -63, इसको हम उस पार ले जाकर रख दें तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, अभी जो है चिन्ह बदल जाएगा, ऋण के जगह धन हो जाएगा, धन 63 हो जाएगा। धन लिखते नहीं शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे या ना लिखे वही है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 10x में से 1x घटा दे तो 9x बचेगा, और ऋण का 10y है, धन का 1y है, तो ऋण के 10y में से धन का 1y घटाएंगे तो ऋण का 9y बचेगा बराबर 63। अब 9x ऋण 9y दोनों कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x ऋण y ब्रैकेट में और बराबर 63। अब जरा हम क्या करें, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और x ऋण y बराबर जो उसके साथ गुणा में है वो दूसरी ओर बटे में आ जाएगा, नीचे क्रॉस डिवीजन में हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो x ऋण y इक्वल टू 7 ये बन गया। चाहे अब आप इसको अगर इसको सेकंड मानते हैं तो इसको थर्ड मान लें, ये तीसरा समीकरण ये बन गया। अब आप देखें जब आपका पहला समीकरण है x धन y बराबर 9 और दूसरा समीकरण हो गया x ऋण y बराबर 7, इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, इसको भी हम आपको बता देते हैं। दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए तो x धन y बराबर 9 पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 7। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। आप लिख दें घटाने पर क्या करेंगे आप, सॉरी जोड़ लें। क्यों कह रहे हैं जोड़ने के लिए, क्योंकि हमें ऐसे ही मिल जा रहा है, यहां डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। जोड़ने पर चाहे लिखें या चाहे न लिखें, लिख रहे हैं जोड़ने पर, तो जोड़िए जरा। धन का 1x, धन का 1x, धन का 2x हो जाएगा। धन के 1y में ऋण का 1y घट गया, ये घट जाएगा, बचे नहीं। इक्वल टू जोड़ दीजिए जरा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा। x की वैल्यू जब आप निकालें तो 16 बटा ये 2 जो है डिवीजन में आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। x की वैल्यू आ गई 8, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, कहीं भी रख दें। x की वैल्यू अगर हम 1 में रखें, चाहे ये आपका जो है समीकरण नंबर 3 है, चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें भी हम रख सकते हैं, कहीं भी रखें। x की वैल्यू अगर यहां रख देते हैं 8 ऋण y बराबर 7, तो क्या हो जाएगा, ये y को ऋण y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा धन y, और यहां 8 पहले से है और ये 7 जो है
जब इधर आएगा तो ऋण 7 हो जाएगा। इसका मतलब 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 8 में से जब 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। ये आ गया y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देख लीजिए जरा। क्वेश्चन में पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या क्या हमने माना है, 10x धन y। हमने संख्या माना 10x धन y। अब जरा देखिए, अगर हम संख्या मान लें 10x धन y जो हमने माना है, इसको लिखें तो 10 गुणा x की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो x की वैल्यू आई है, कितनी आई है 8, और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई 8, और y की वैल्यू उसकी जगह 1 लिख देंगे। तो 10 अट्ठे 80 धन 1 में 81 हो जाएगा। 81 हो गया है 2 अंकों की संख्या। यह हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, आंसर आ गया 10x धन y से आंसर आया 10 गुणा x की जगह पे 8, y की जगह पर 1, 10 अट्ठे 80 धन 1 बराबर 81 आ गया। यह हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु से दोगुनी थी। 3 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु से दोगुनी थी। तो 3 वर्ष पहले क्या थी आयु, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो हम देख लें, 3 वर्ष पहले b की आयु हम मान लेते हैं। क्या मान लें, माना 3 वर्ष पहले b की आयु कितनी है, x वर्ष। तो b की आयु हमने x मान ली, तो 3 वर्ष पूर्व a की आयु क्या हो जाएगी, अतः a की आयु कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है देखिए, 3 वर्ष पहले या पूर्व a की आयु b की आयु से दोगुनी थी। तो b की हमने x मानी, तो a की कितनी हो जाएगी, x की दोगुनी मीन्स 2x। मतलब 3 वर्ष पहले b की आयु x हमने माना, तो a की आयु हो गई 2x, दोगुनी थी, हो गई। चलिए अच्छा, वर्तमान में अब हम इनकी जरा आयु समझ लें क्या होगी। वर्तमान में a की आयु, a की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले 2x थी। a की आयु कितनी थी 3 साल पहले, 2x। 3 साल पहले कितनी थी, 2x। तो 3 साल बीत चुका, अब तो कितनी हो जाएगी, 2x धन 3। ये 3 और जुड़ जाएगा ना। अगर 3 साल पहले किसी के आयु 2 साल थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले 2 वर्ष थी ना उसकी आयु, तो ये 3 भी तो जुड़ जाएगा अब की आयु के लिए। तो 3 2 5 वर्ष हो जाएगा। ये 3 मतलब जुड़ेगा, ये कहना है। तो इसी प्रकार से यहां भी क्या है, जब a की आयु जो है 3 साल पहले 2x थी, तो a की वर्तमान में जो आयु होगी वो 2x + 3 हो जाएगी। और b की क्या हो जाएगी, b की वर्तमान आयु हो जाएगी x धन 3, 3 साल। ये भी तो पहले की आयु थी उसकी x, तो अब कितनी हो गई है, 3 साल पहले जब x थी तो अब कितनी हो गई, x धन 3। ये भी समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा। अच्छा, 7 वर्ष और 7 वर्ष बाद, हम कह रहे हैं आपकी उम्र 10 वर्ष है अभी वर्तमान में, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7 और जोड़ देंगे ना। तो यही तो यहां भी करना है। 7 वर्ष बाद a की आयु बराबर 2x धन 3 धन 7 और जुड़ जाएगा। और 7
वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, उसमें भी होना है। मतलब x धन 3 धन 7, 7 यहां भी जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x धन 10। इतना वर्ष हो जाएगा इसका और इतना हो जाएगा इसका। तो जरा देखिए कह रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष है, इन दोनों का जोड़ 83 है। तो देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार ही आप कर दें, जोड़ मतलब 2x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 दोनों का जोड़कर कितना आ रहा है 83। अब x में एक x जोड़ेंगे, चूंकि प्लस प्लस में सब है तो हो जाएगा 3x धन 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 बराबर 83। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लीजिए। 3x बराबर 83, ये उधर जाएगा धन 20 तो हो जाएगा ऋण 20। तो 3x बराबर 83 ऋण 20 कितना हो जाएगा, 83 में से 20 घटा दीजिए 63। x बराबर 63 बटा ये 3 जो है नीचे चला आएगा, डिवाइड में हो जाएगा जो गुणा में है। 3 दूना 6 और 3 एकम 3। x की वैल्यू आ गई 21। कितनी आ गई, x की वैल्यू 21। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में a की आयु क्या है 2x प्लस 3 है। कितना है वर्तमान में 2x प्लस 3 है ना, तो a की आयु और इसकी आयु कितनी है b की x प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आई वही यहां रख दो, x की वैल्यू आ गई 21, उसी को रख दो। x की वैल्यू जो आई है उसी को रख दो वर्तमान आयु में, तो फिर आपका हल हो जाएगा मामला। 2x प्लस 3 ये a की है ना, तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3, तो 2 गुणा x की जगह पर 21 धन 3। इसका मतलब 21 दूना 42 और धन 3 बराबर 45 वर्ष। ये हो गया a की आयु। और b की आयु कितनी हो जाएगी, b की जो है वो है x प्लस 3। x हमने क्या माना, x हमारा क्या है 21 प्लस 3, इसका मतलब 23। ये आ गया है क्या b की आयु। तो b की आयु आ गई 23 वर्ष और a की आयु क्या आ गई 45 वर्ष। b की आयु x प्लस 3, x अच्छा 21 और 3 कितना हो जाएगा भाई, हमने गलत जोड़ दिया, 21 और 3 हो जाएगा 24। ये थोड़ा देखिए लिख रहे हैं तो भी हम गलत बोल, 21 और 3 24 वर्ष। आपने देखा b की आयु वर्तमान आयु 24 वर्ष और a की वर्तमान आयु 45 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि a का वेतन b के वेतन से 25% कम हो तो b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला यह है कि जो हमें निकालना है कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये अभीष्ट प्रतिशत बराबर फार्मूला हम मान लेंगे, सॉरी फार्मूला हम याद करेंगे x अपॉन 100 माइनस x, x क्या मतलब आपका r रेट ऑफ इंटरेस्ट r और पर इंटू 100, ये आपका इतना और इसके बाद बाहर से लगा देंगे परसेंट। तो देखिए अभीष्ट प्रतिशत मतलब जो हमें प्रतिशत निकालना है
कि कितना प्रतिशत अधिक है, उस प्रतिशत को निकालने के लिए हमें x बटा 100 ऋण r जो यहां हमने किया है, ये देखिए यदि A का वेतन B के वेतन से 25% कम है, कम की बात कर रहा है इसलिए यहां माइनस होगा। अगर कहता कि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है तो फिर यहां हम प्लस कर देते। क्या कर देते? प्लस कर देते। जो बीच में 100 ऋण R है ये 100 धन R हो जाता। ये आपको ध्यान देना है। और फिर जब यहां कम है तो इसको संतुलित करने के लिए जब यहां कम है तो इधर फिर अधिक हो जाएगा। समझ रहे हैं? कितना अधिक जो पूछ रहा है, कम है तो अधिक पूछेगा और वहां अधिक है तो यहां कम पूछेगा। इसका मतलब संतुलित है। तो ऐसी दशा में हम फॉर्मूला जो अभी जो बनाइए अभीष्ट प्रतिशत के लिए, वो R बटा 100 माइनस R इंटू 100% ये बना। अगर ये कम की जगह पर अधिक होता तो यहां हम 100 प्लस इसको प्लस R बनाते। क्या करते? प्लस R कर देते। चलिए हम क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लें। कितना? 25%। R की जगह पर हमने उसकी वैल्यू रख दी और 100 ऋण 25 गुणा 100 और प्रतिशत। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 25 100 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 75 गुणा 100% बाहर लग जाएगा। सॉल्व करिए। 25 एकम 25 और 25 तिया 75। ये आपको समझ में आ गया। 25 से आपने इसको काटा तो ये एक बार कट गया और 25 एकम 25 ये एक बार कट गया और ये 3 बार कट गया। तो अब जरा देखिए हमें मिला क्या? 100 बटा 3। 100 बटा 3%। अब 100 बटा 3 का मतलब है 100 को 3 से जरा भाग दीजिए। 100 को 3 से अगर आप भाग देंगे तो क्या होगा? भाग दे के देख लीजिए। 100 को 3 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 3 9, 1 बचेगा। फिर एक जीरो ले लेंगे, फिर 3 का 9, फिर 1 बचेगा। इसका मतलब 33 बार भाग गया, 1 शेष बचा है। तो ये हो जाएगा 33 सही 1 बटा 3% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट AB या A गुणा B। इस प्रकार से चाहे AB लिख लें चाहे A गुणा B लिखें, बात वही है। अब देखिए जरा, A मीन्स पहला अनुपात और B मीन्स दूसरा अनुपात। तो आप इसको लिख दें। पहला अनुपात क्या है? 0.32 गुणा दूसरा अनुपात क्या है? 0.02। इस प्रकार से अब इसको आप गुणा जब करेंगे तो अभी आप दशमलव को भूल जाएं, ऐसे ही गुणा करें तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। गुणा में क्या होता है? दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद कुल कितने अंक हुए? 4। यहां कितने अंक हैं हमारे पास? कुल 2 ही हैं, तो हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे और इसके पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये आपका 0.0064 हुआ। इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा 0.08 गुणा 0.08, या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 0.08 का वर्ग। ये 2 बार है तो वर्ग हो जाएगा और वर्ग से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आएगा 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। ये मध्यानुपाती इसका निकल आया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकें तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो आपने पढ़ा था, ध्यान हो तो इस प्रकार से एक तरफ करें व्यक्ति लिख लें और दूसरे तरफ दिन लिख लें। पहले कितने हैं 16 व्यक्ति, तो दिन कितना लग रहा है 25। बाद में कितने व्यक्ति हो गए 10 व्यक्ति अगर हैं तो दिन कितना लगेगा ये आपको पता नहीं, आपने मान लिया x। ध्यान दीजिए, जब 16 व्यक्ति काम करेंगे तो किसी काम को 25 दिन में खत्म कर लेंगे। अगर 10 ही व्यक्ति कुल काम करें 16 की जगह पर तो काम जल्दी खत्म होगा या और समय लगेगा। देखिए, जब आदमी कम हो गए तो समय ज्यादा लगेगा, उल्टा हो रहा है ना। इधर आदमी 16 से 10 हो गए, कम हो गए, तो यहां समय जो है और ज्यादा लगेगा। तो एक तरफ कम हो रहा है, एक तरफ ज्यादा, इसका मतलब विलोम अनुपात है। जब विलोम अनुपात है तो इस तरह से उल्टा चिन्ह आप लगाएंगे। क्या है ये? विलोम अनुपात। विलोमानुपात या विलोम अनुपात आप समझ लें। जब विलोम अनुपात है तो आप उल्टा चिन्ह लगाने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप जो है इसको लिखेंगे अब 10/16 और इसको लिखेंगे 25/x। मतलब ये सीधा ऐसे लिखेंगे 25/x और ये उल्टा हो गया तो इसको उल्टा लिख लेंगे 10/16। अब इसी को आप सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, x को यहां ले आए और ये क्लास इस प्रकार से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं, x आ गया यहां और ये हो जाएगा x इक्वल टू 25 × 16/10। अब इसको आप जरा देखें कैसे डिवाइड हो सकता है। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब जरा देखें 2 1 2 और 2 अट्ठे 16, तो कितना 8 × 5, 8 पंजे 40 और नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे, x की वैल्यू आ गई 40। और यही हमने x माना था कि 10 व्यक्ति यदि काम करते हैं तो 40 दिन में समाप्त कर लेंगे। x दिन में समाप्त करेंगे ऐसा हमने माना था, तो ये 40 दिन में समाप्त कर लेंगे। आपका आंसर आ गया 40 दिन। बढ़िया तरीका है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनुपात और समानुपात में करके 10/16 और समानुपात 25/x, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। फिर वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो वाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 16 × 25/10। बात वही है, जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से कर लें। 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। तो देखिए x की वैल्यू यहां भी आएगी कितनी, 8 पंजे 40। ये भी इस प्रकार से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के वीडियो में मैंने रोज की तरह आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और उन्हीं तरह के प्रश्नों को हमने लेने का प्रयास किया जो आपके परीक्षा में आए हैं। चुन चुन कर हमने प्रत्येक प्रश्नों को रखा है, ऐसे प्रश्नों को जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।